हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमारा मुस्लिम शासन जो आया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक जरूर देखें। तो बात करते हैं हम सबसे पहले हमारा जो मध्यकालीन भारत है वो कब से कब तक रहा था। तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत रहा था। जिसमें क्या हुआ था, सबसे पहले तुम्हारे भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था। अच्छा, भारत में अरबों का आक्रमण कब हुआ था? तो इसमें सबसे पहले शासन आया था 712 ईस्वी में। एक तुम्हारा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये क्या आया था 712 ईस्वी से लेकर 714 तक रहा था। कौन? मोहम्मद बिन शासक। इसने क्या करा था, अरब का एक शासक था जिसका नाम था अल हज्जाज। अरब का एक शासक था जिसका नाम था अल हज्जाज ने इराक की राजधानी क्या करा, बगदाद के खलीफाओं के कहने पर सिंध पर आक्रमण करा। अब सिंध पर उस समय किसका शासक चल रहा था? राजा दाहिर। किसका शासक चल रहा था? राजा दाहिर का शासक चल रहा था। कहाँ पर? सिंध पर। उसने क्या करा था, उसी समय शासन करा था करने के लिए अपने सेनापति, मतलब कि जो तुम्हारे अरब के शासक थे अल हज्जाज, उन्होंने क्या करा, इराक की राजधानी बगदाद की वहाँ के खलीफाओं के कहने पर सिंध का एक शासक था राजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो किसका सेनापति था? अल हज्जाज। उसके बाद में क्या हुआ था, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने करा था। भारत में जो पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किसने करा था? मोहम्मद बिन कासिम ने करा था। किसने करा? दूसरे पॉइंट में मोहम्मद बिन कासिम ने। कब करा था? 712 ईस्वी में। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है आपका नाम है, इसने राजा दाहिर को हराकर सिंध पर आक्रमण कर लिया था। जो राजा दाहिर था उसको हरा पर किसने सिंध पर आक्रमण कर लिया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला पॉइंट क्या है कि इसने गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूला। अब जजिया कर क्या होता है, मतलब ये कहता है जो भी तुम अपनी आय होती है, जो भी तुम्हारी इनकम होती है, उसका 1/2 से लेकर 2/3 तक, मतलब कि आपने 2 हिस्से कमाए, 2 में से एक आप किसको दोगे? कर दोगे एक का, मतलब 3 कमाए, 3 में से आप 2 का कर दोगे, मतलब 1/2 से लेके 2/3 तक का कर लिया था। किसने? इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है आपका, जजिया कर विधवा विकलांगों ब्राह्मणों से नहीं लिया। जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने क्या करा था, जो जजिया कर था इसने विधवा विकलांगों और ब्राह्मणों से नहीं लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके सामने, इसने स्वर्ण सिक्के चलवाए। इन्हें दिरहम सिक्के भी कहा जाता है। जो मतलब स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए थे? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाए थे, जिसे क्या कहता है, दिरहम सिक्के भी कहा जाता है। प्रथम बार चलवाए थे, यही एक मुस्लिम था जिसने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। आगे बात करता हूँ आपके सामने। इसने क्या करा था, भारत में सर्वप्रथम, अगला है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंदू यूनानी ने चलवाए। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्ठ ने चलवाए थे। जो संयुक्त अरब की मुद्रा आज भी क्या है, जो संयुक्त अरब अमीरात है उसकी मुद्रा आज भी क्या है, तुम्हारी दिरहम है। और इसने क्या किया, सोने के सिक्के चलवाए थे। किसने? कनिष्क, कुषाण वंश का शासक था, उसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। उसके बाद में क्या था, अगला पॉइंट क्या है इसमें, यही भारत में सर्वप्रथम अरबी घोड़े लेकर आया। मतलब कि भारत में सबसे पहले जो अरबी घोड़े लेकर आया, कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। इसने ही क्या करा था, भारत में खजूर की खेती और ऊँट पालन की शुरुआत करी। मतलब कि खजूर की खेती और ऊँट पालन की शुरुआत करी किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। आगे बनता है आपके सामने, जो मानसून शब्द है अरब से आया है। अरबियों ने ही प्रथम मानचित्रावली बनाई थी। मतलब क्या करा था, जो मानसून शब्द है आपका, ये कहाँ से आया है? अरब से आया है। या बात करें कि हिंदी में अगर मानसून शब्द कहाँ का, अरबी भाषा का ही है, तो अरब से ही आया है। और अरबियों ने क्या करा है, इसमें ही प्रथम मानचित्रावली बनाई। किसमें? इसी के अकॉर्डिंग। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, सर्वप्रथम जो अरबियों कुषाण वंश के चिकित्सक की पुस्तक चरक संहिता को अरबी भाषा में अनुवाद किया था, तथा दूसरी पुस्तक थी इसकी पंचतंत्र। आगे मैं आपके सामने बात करता हूँ कि जो सर्वप्रथम अरबी थे उसने कुषाण वंश के चिकित्सक की पुस्तक एक चरक संहिता को अरबी भाषा में, और तथा दूसरी पुस्तक थी पंचतंत्र, उसको अनुवाद किया था। उसके बाद में आगे सामने अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 714 ईस्वी में राजा दाहिर की दोनों बेटियों से अल हज्जाज
अपने बेटे का निकाह करना चाहता था, परंतु उनकी अवरा मोहम्मद बिन कासिम ने लूट ली थी। मतलब कि जो 714 ईस्वी का होता है, जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने क्या करा था, राजा दाहिर की 2 बेटियां थीं, उन बेटियों से क्या करा था, अपने बेटे का निकाह करना चाहता था, पर उनकी आवरण मोहम्मद बिन कासिम ने लूट ली थी। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को अरब बुलाकर मृत्युदंड दे दिया गया। मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका सेनापति किसका, अल हज्जाज का, उसने क्या करा था, जो राजा दाहिर की दोनों बेटियां थीं उनकी आबरू लूट ली थी। मतलब आबरू का मतलब कह सकते हैं हम, मेन रूप में इज्जत वगैरह जो चीज़ें थे वो मतलब वो कर दी थी, नीचा कर दी थी। तो उसके क्या हुआ था, फिर मोहम्मद बिन कासिम को अरब बुलाकर क्या कहते मृत्युदंड दे दिया था, किसने, अल हज्जाज ने। आगे, अच्छा आगे मैं अगले पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ आपके सामने। भारत में तुर्क आक्रमण, भारत में तुर्क आक्रमण कब हुआ था, तो भारत में जो तुर्क आक्रमण हुआ था आपके सामने, जिसमें एक शासक था मोहम्मद गजनवी। आप सभी ने सुना होगा मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद जो गजनवी था वो 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक रहा था। इसका उद्देश्य क्या था, साम्राज्य विस्तार के लिए धन की प्राप्ति था। मतलब जो मोहम्मद गजनवी था वो 1000 से लेकर 1027 तक रहा था। इसका उद्देश्य मात्र एक ही उद्देश्य था कि साम्राज्य विस्तार के लिए धन की प्राप्ति करना। इसका और कोई उद्देश्य नहीं था, बस एक ही उद्देश्य था। इसका जन्म कब हुआ था तुम्हारा, तो इसका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1971 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 20 अप्रैल 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, मोहम्मद बिन गजनवी की। जन्म हुआ 2 नवंबर 1971 ईस्वी को, मृत्यु हुई 20 अप्रैल 1030 ईस्वी को। भारत की सीमा पर इसके पेशवावर रहते थे। इसका शासक था उस समय यहाँ का जयपाल। अब इसका मतलब और कोई उद्देश्य नहीं था मोहम्मद गजनवी, इसका उद्देश्य था वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे आकर साम्राज्य विस्तार के लिए धन की प्राप्ति करेगा। उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। ये 1000 से लेकर 1027 ईस्वी का रहा था शासक। उसका बाद पहला पॉइंट ये कहता है कि मोहम्मद अफगानिस्तान में गजनवी नामक स्थान पर अल्फदगीन नाम के व्यक्ति ने गजनी वंश की स्थापना करी। मतलब कि गजनी वंश की स्थापना किसने करी थी, अफगानिस्तान में एक स्थान है अल्फदगीन नामक व्यक्ति ने गजनी वंश की स्थापना करी, जिसे यामनी वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यामनी वंश भी कहा जाता है। 1932 में गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद इसका गुलाम सुबुतगीन इस वंश का शासक बना था। मतलब कि जो तुम्हारा मोहम्मद गजनवी था इसका एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुतगीन, इस वंश का शासक बना था। इसके बाद में क्या होता है, सुबुतगीन द्वारा भारत के जयपाल पर आक्रमण के समय जयपाल के पेशेवर ने सुबुतगीन की मृत्यु कर दी थी। मतलब जो सुबुतगीन था उसने क्या करा था, भारत के जयपाल पर आक्रमण करा था। अब आक्रमण करने के बाद में हुआ था, जो जयपाल के जो पेशेवर थे उसने क्या करा था, सुबुतगीन की मृत्यु कर दी थी। उसके बाद में कब करी थी, 1998 ईस्वी में। कब करी थी, 1998 ईस्वी में उसकी मृत्यु कर दी। आगे, इसके बाद सुबुतगीन का पुत्र था जो महमूद गजनवी था, वो किसका पुत्र था, सुबुतगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। शासक बना तथा हर वर्ष भारत पर आक्रमण करने की कसम खाई थी। मतलब कि जो सुबुतगीन था वो मोहम्मद गजनवी का पुत्र था और उसने क्या करा था, हर वर्ष भारत पर आक्रमण करने की कसम खाई थी। मतलब कि मैं कसम खाता हूँ अपने पिता की मौत का बदला लूँगा कि हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूँगा। ये कसम किसने खाई थी, मोहम्मद गजनवी ने। उसके बाद में क्या करा, इसने 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था जो विफल रहा, मतलब कि सफल नहीं हो पाया। जो मोहम्मद गजनवी था उसने भारत पर पहला आक्रमण करा था 1000 ईस्वी में, जो असफल रहा था, मतलब विफल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ था, दूसरा पॉइंट में 1001 ईस्वी में गजनवी ने जयपाल को हरा दिया तथा छोड़ दिया। फिर बाद में जयपाल ने आत्महत्या कर ली। मतलब 1001 ईस्वी में क्या हुआ था, जो गजनवी था उसने जयपाल को हरा दिया था। फिर जयपाल को हराने के बाद में उसने कैद कर लिया। कैद करने के बाद में उसने माँ के कहने पर क्या करता, जयपाल को छोड़ दिया। फिर जयपाल में गुस्सा आया कि मैं उसने कैद कैसे कर लिया, वो है मतलब उसे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी। अगला पॉइंट आपके सामने, गजनवी ने भारत पर कूच 70 बार आक्रमण करा था, सॉरी कुल गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करा। कितनी बार आक्रमण करा था, 17 बार आक्रमण करा था। आगे, अगला पॉइंट में आपके 1006 ईस्वी में गजनवी ने नगरकोट मंदिर पर आक्रमण करा था। अब देखो नगरकोट मंदिर कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एक स्थान है नगरकोट मंदिर, इस पर आक्रमण करा था मोहम्मद गजनवी 1006 ईस्वी में। उसके बाद में 1008 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित करा। अब जो जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, उसको पराजित कब करा था मोहम्मद गजनवी ने, बेहिंद के युद्ध में 1008 ईस्वी में।
उसके बाद में क्या होता है 1112 ईस्वी में इसने मथुरा तथा उज्जैन का आक्रमण करा था। मतलब कि जो मोहम्मद गजनवी था इसने मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण कब करा था 1011 और 12 ईस्वी में। और 1014 ईस्वी में क्या होता है गजनवी ने स्थानेश्वर मंदिर, एक स्थानेश्वर मंदिर स्थान है हरियाणा में पड़ता है, उस पर आक्रमण करके जो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उसको तोड़वा दिया था। मतलब कि जो 1014 ईस्वी में क्या था मोहम्मद गजनवी ने एक हरियाणा में स्थान है स्थानेश्वर मंदिर, वहाँ पर आक्रमण करके वो जो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उसको तोड़वा दिया था। उससे कुछ लोग भड़क गए थे। आगे फिर क्या होता है 1025 ईस्वी आई। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जिसका निर्माण गुजरात के उस समय के शासक भीम प्रथम जो चालुक्य वंश का कराया था, आक्रमण कर लूट लिया। ये जो 16वां आक्रमण था 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर, किसका मोहम्मद गजनवी था। उसके बाद में जो राजस्थान के जाटों ने इस पर आक्रमण कर मंदिर का दरवाजा छीन लिया था। जो मतलब कि सोमनाथ मंदिर था इस पर आक्रमण करा था 1025 ईस्वी ने। उसने क्या करा था जो फिर राजस्थान के जाट लोग थे उन्होंने क्या करा था इस पर आक्रमण करके इस मंदिर का दरवाजा छीन लिया। इसका बदला लेने के लिए करा था गजनवी ने 1027 ईस्वी में जाटों को पराजित कर लिया और वापस गजनवी चला गया। मतलब कि जो इसका बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में जाटों को पराजित करा, फिर दोबारा से किसने मोहम्मद गजनवी ने। और भारत कहाँ पहुँच गए, भारत वापस गजनवी वो गजनी पहुँच गया, गजनी से तो आया था गजनी वंश का प्रस्ताव। और इसकी मृत्यु कब हुई थी 1030 ईस्वी में गजनी मोहम्मद जो गजनवी था इसकी मृत्यु हो गई थी। उसको पराजित करने के बाद में भारत पहुँच गया था गजनी, गजनी के बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे उसके बाद में एक अब देखो जो गजनवी था उसके समकालीन लेखक थे। गजनवी के शासन में कौन कौन लेखक रहे थे, तो गजनवी के समकालीन लेखक थे, पहला था एक था अलबरूनी। अलबरूनी की बात करूं, अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद। क्या लिखी थी किताब उल हिंद। इसमें क्या टिप्पणी थी, इसमें टिप्पणी थी गजनवी के साथ भारत आया। जो अलबरूनी नाम का व्यक्ति था इसने पुस्तक ली थी किताब उल हिंद। इसमें क्या लिखा गया था सिर्फ गजनवी के साथ भारत आया इतना लिखा गया था। अगली पुस्तक थी फिरदौसी, ये लिखी थी फिरदौसी ने लिखी थी शहनामा। किस में लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन बनता है कि फिरदौसी ने जो पुस्तक लिखी थी किस भाषा में लिखी, फारसी भाषा में। इसमें था दरबारी लेखक। एक आगे आया था एक लेखक था उतबी। उतबी ने क्या किया था चचनामा पुस्तक लिखी थी फारसी भाषा में। इसमें होता सिंध का विस्तृत कृतांत था, मतलब कि सिंध का विस्तार था, कैसे कैसे सिंध की बात करेगी उसके बारे में। इसमें क्या था फारसी अनुवाद किया गया था। एक आता है तुम्हारा वेहाकी। वेहाकी ने क्या कहा था तारीख सुबुकुद्दीन लिखी, गजनवी के पिता की जीवनी। उसके बाद में आगे बात करता हूँ मैं भारत में गजनवी। अब जो आगे है तुम्हारा पॉइंट भारत में, अगला पॉइंट ये है कि भारत में गजनवी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम जो शासक था वो कौन था, मोहम्मद गजनवी था। मतलब मोहम्मद गजनवी की ऐसा शासक था जिसने भारत में पहले गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। इसका यामनी उद दौला का मतलब था साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उद मिल्लत का मतलब था मुसलमानों का संरक्षण की उपाधि धारण की। मतलब जो तुम्हारा मोहम्मद गजनवी था इसने क्या करा था, एक तो यामनी उद दौला की बात करी थी। अब यामनी उद दौला क्या था तुम्हारा साम्राज्य का दाहिना हाथ था, और एक था अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत का मतलब क्या था, मुसलमानों का संरक्षण की उपाधि धारण करी थी। उसके बाद में जब ये मर गया था उसके बाद में एक अगला शासक आया था तुम्हारा मोहम्मद गजनवी। अब मोहम्मद गजनवी कब से कब तक रहा था, तो 1175 से लेके 1206 ईस्वी तक रहा था। जिसने कहा सिक्के के एक और आसीन लक्ष्मी तथा दूसरी और शासक का नाम लिखवाया। इसने क्या करा था सिक्कों के एक और तो आसीन लक्ष्मी तथा दूसरी ओर शासक का नाम लिखवाया था। किस किस भाषा में, तो भाषा वही लेता है तो देवलिखी भाषा में। बात समझ में आ गई। अच्छा अब बात करते हैं हम, पहला पॉइंट ये है कि 1175 ईस्वी में गौरी ने सबसे पहले आक्रमण मुस्लिम शहर की करमाथी मुस्लिम के खिलाफ करा था। मतलब कि एक शहर था मुल्तान शहर, उसकी एक महिला मतलब शासक था करमाथी मुस्लिम, उनके खिलाफ आक्रमण करा था 1175 ईस्वी में। आगे बात करता हूँ मैं। उसके बाद में अगला जो आक्रमण करा था इसने कब करा था, 1178 ईस्वी में। इसने गुजरात के शासक भीम द्वितीय, गुजरात का एक शासक था भीम द्वितीय, उस पर 1178 ईस्वी में शासन करा था।
पर आक्रमण कर जिसमें गौरी को भागना पड़ा। लेकिन भीम जो सेकंड था, वहाँ का जो शासक था भीम सेकंड, उसने पीछा करा और एक माउंट काबू स्थान है वहाँ पर स्थान पर पराजित करा और अपनी माँ के कहने पर गौरी को छोड़ दिया। मतलब कि जो भीम सेकंड था उसने पीछा करता रहा और एक माउंट काबू स्थान पड़ता है राजस्थान में, माउंट काबू स्थान पड़ता है, वहाँ पर पराजित करके और अपनी माँ के कहने पर छोड़ दिया था। किसे? मोहम्मद गौरी को। उसके बाद में क्या होता, 1179 ईस्वी आया। 1179 ईस्वी में क्या होता, 1179 ईस्वी में गौरी ने कश्मीर व सिंध पर आक्रमण किया था। मतलब कि 1179 ईस्वी में गौरी ने कश्मीर व सिंध पर आक्रमण किया और इसी समय चौहान वंश, जो चौहान वंश था, मतलब कि दूसरा जो शासक था चौहान वंश का, पृथ्वीराज चौहान, इसने दिल्ली और राजधानी अजमेर और सांबर का शासक पृथ्वीराज चौहान राज्य करता था। मतलब कि उस चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान। जिस समय भारत आया था मोहम्मद गौरी, उसी समय 1179 ईस्वी में सिंध और कश्मीर व सिंध पर जो अधिकार करा था, उसी समय चौहान वंश का एक शासक था पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली और राजधानी थी अजमेर और सांबर, इन पर शासन करता था। उसके बाद में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख लेखक था चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना करी। क्वेश्चन बनता है कि चंदवरदाई जो लेख, मतलब चंदवरदाई की ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी है? चंदवरदाई ने। चंदवरदाई कौन था? एक प्रमुख लेखक था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है एग्जाम में ज़्यादातर आपको। आगे अगला पॉइंट है आपका, इस समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा, मतलब कि होता मतलब गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र की बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता था। मतलब कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है तुम्हारा कन्नौज में ही एक स्थान पड़ता है गढ़वाल, वहाँ का वंश के एक राजा थे जयचंद्र, उनकी बेटी थी कौन? संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता था और उनसे शादी भी करना चाह रहा था। लेकिन ये बात जो तुम्हारे जयचंद्र थे उनको नहीं निभी, उनको अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद में क्या होता है अगले पॉइंट में आपके, राजा चंद्र ने स्वयंवर करवाया। मतलब जो राजा जो जयचंद्र थे उन्होंने स्वयंवर करवाया, पर राजा पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज जाकर भरे स्वयंवर से संयोगिता को अगवा कर लिया था। मतलब कि जो राजा जयचंद्र उन्होंने अपने स्वयंवर करवाया था, स्वयंवर में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया था। अच्छा, न्योता क्यों नहीं दिया था? क्यों नहीं? उन्हें पता चल गया था कि पृथ्वीराज चौहान उनकी बेटी से प्रेम करता है, इसी चक्र में उन्होंने न्योता नहीं दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा था, भरे स्वयंवर में ही संयोगिता को अगवा कर लिया और राजा जयचंद्र भी इस बात का बदला लेना चाहता था। मतलब कि उसने उसकी बेटी को भरे स्वयंवर में, मतलब सबके सामने अगवा कर लिया है, तो उसी के सामने बदला लेना चाह रहा था कौन? जयचंद्र। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। आगे आगे बात करते हैं हम 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में गौरी को पराजित कर दिया था। मतलब तराइन का युद्ध, क्वेश्चन बताएगी तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया था। उसके बाद में अगला जो युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था, तराइन के मैदान में ही गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। किसकी मदद से? जयचंद्र की मदद से। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसने पृथ्वीराज